अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम हमारे चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर है हमारा उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में आज हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन किया था कि एग्रीकल्चर करने के लिए यानी खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो बच्चों एग्रीकल्चर करने के लिए 7 मेन पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मैंने बताया था आपको। पहला पॉइंट है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है, सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है, सॉइल को टर्न किया जाता है। ज़मीन के नीचे जो गहरी काली मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, उसको ऊपर लाया जाता है। ऊपर की जो ड्राई सॉइल होती है उसको नीचे लाया जाता है। ओके, तो इसको टर्निंग और लूजिंग बोलते हैं। ये किया जाता है प्लो की मदद से। प्लो मतलब होता है हल। ओके, फिर उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, मिट्टी को सॉफ्ट क्यों बनाना पड़ता है बच्चों? क्योंकि जब आप उस पर सीड डालोगे, खेती करने के लिए उस पर बीज डालोगे, तो वो बीज मिट्टी के अंदर आसानी से अपनी जड़ों को जमा ले। जब उस बीज से पौधा निकलेगा तो उस पौधे की जड़ मिट्टी को आसानी से भेद कर अंदर जा सके, क्योंकि जड़ें कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर। ओके, दूसरा स्टेप होता है बच्चों सोइंग। मतलब सीड्स जो आप लेकर आए हो मार्केट से उसको सो करोगे। सो करोगे मतलब उसको ज़मीन में मिट्टी के अंदर डालोगे। ओके, तो सोइंग प्रोसेस में सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपकी सीड्स की क्वालिटी अच्छी हो। अच्छी क्वालिटी के सीड्स को चेक करने के सबसे अच्छा तरीका होता है सीड्स को पानी में डाल दें। जो सीड्स ऊपर आ जाएंगे वो खोखले होंगे, हॉलो होंगे, और खोखले सीड्स ऊपर आ जाएंगे उनको आप हटा करके फेंक दें। जो अच्छे सीड होंगे वो भारी होंगे और वो नीचे चले जाएंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, सीड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं सोइंग के लिए। थर्ड प्रोसेस है बच्चों एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जो खेत की मिट्टी है उस पर आप खाद डालोगे और कुछ फर्टिलाइज़र डालोगे। खाद किस लिए ज़रूरी होती है? वो मिट्टी के टेक्सचर को और मिट्टी की पानी को सोखने की जो कैपेसिटी होती है, कि मिट्टी कितनी अच्छी है ये कैसे पता चलता है? जितने अच्छे से मिट्टी पानी को सोख ले उससे हमें पता चलता है कि मिट्टी कितनी अच्छी है। ठीक है, मिट्टी अगर पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है तो वो मिट्टी अच्छी मिट्टी कहलाती। ओके, और अगर वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो वो मिट्टी अच्छी नहीं कहलाती। ओके, तो बच्चों एक अच्छी मिट्टी के लिए, एक अच्छी मिट्टी हो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? मिट्टी में गाय का गोबर से बनी हुई जो खाद होती है, गाय भैंस बकरियों के गोबर से बनी हुई जो खाद होती है, उस खाद को मिट्टी के साथ मिक्स करना पड़ता है। साथ में कुछ ऐसे केमिकल डालने पड़ते हैं जिनको डालने से मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी ऐसी चीज़ें बढ़ जाएं जिससे प्लांट की ग्रोथ तेज़ हो जाए। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ यानी आपने जो फसल लगाई है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए हमें मिट्टी में खाद और फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं। तो तीसरा स्टेप हो गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। चौथा स्टेप होता है बच्चों इरिगेशन। आपने बीज डाल दिए, आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, अब उस पर थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ता है। पानी किस लिए डालना पड़ता है? जो बीज हैं बच्चों उनके बाहर का कवर काफ़ी हार्ड होता है, उस हार्ड कवर को सॉफ्ट बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पानी डालना पड़ता है। ठीक है, तो इरिगेशन जो होता है वो चौथा स्टेप होता है बच्चों। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी से सिंचाई करना। इरिगेशन के बाद बच्चों पांचवा स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप हमारा होता है इरिगेशन करने के बाद जब वो क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, बढ़िया बड़े हो गए, फसल आपकी तैयार हो गई, तो उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स आपको दिखेंगे जिनकी फसल आपने लगाई नहीं थी। आपने सिर्फ गेहूं के सीड डाले थे खेत में, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखेंगे जो गेहूं के नहीं होंगे। उन प्लांट्स को आपको उखाड़ कर फेंक देना है या फिर उन पर केमिकल डाल देना है। उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? वीड्स। ऐसे प्लांट जिनकी ज़रूरत आपको नहीं होती है उनको बोलते हैं वीड, WEED, वीड। ओके, वीड्स को आपको क्या करना है? उखाड़ करके फेंक देना है। ठीक है, या फिर डाल देना है एक केमिकल जिसको बोलते हैं वीडीसाइड। ठीक है, वीडीसाइड क्या करेगा बच्चों? जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे उनको ख़त्म कर देगा।
ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों, सिक्स्थ स्टेप आपका आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब आप अपने फसल की कटाई कर सकते हैं, आपकी फसल पक गई है उसके बाद, ठीक है। कटाई करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद बच्चों क्या होता है, हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद स्टोरेज किया जाता है उन फसलों का, ठीक है। ये 7 स्टेप होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फिर चौथा स्टेप होता है इरिगेशन, पांचवा स्टेप होता है रिमूवल ऑफ वीड्स, छठवां स्टेप होता है हार्वेस्टिंग और सातवां स्टेप होता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो ये 7 स्टेप होते हैं किसी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करने के लिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एनिमल हस्बेंड्री का रिवीजन करेंगे। एनिमल मतलब होते हैं जानवर, हस्बेंड्री मतलब होता है पालना। तो जानवरों को पालना कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो हमें जानवरों से मिलती हैं। जैसे गाय पालते हैं हम, भैंस पालते हैं तो दूध के लिए पालते हैं, बैलों को पालते हैं खेती करवाने के लिए, ठीक है, हल चलाने के लिए, बैलगाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। बकरियों को पालते हैं दूध के लिए और मीट के लिए। शीप को भी पालते हैं दूध के लिए, मीट के लिए और वूल के लिए, ठीक है। तो इन जानवरों को पाला जाता है, तो इन जानवरों को पालने को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो कई अलग अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं। जैसे गाय भैंस पाली जाती हैं तो उनको कैटल फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग। अगर मुर्गियां पाली जाती हैं, बत्तख पाले जाते हैं अंडों के लिए और मीट के लिए, तो उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अगर मछलियां पाली जाती हैं तो उसको बोलते हैं फिश फार्मिंग। तो अलग अलग तरह के जानवर पाले जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं इसलिए, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल लाइफ स्टॉक का साइंटिफिक मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स वेरियस आस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे फीडिंग आती है, ब्रीडिंग आती है और डिजीज़ कंट्रोल आता है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग। एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है? कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग, शीप फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हमारे भारत की, तो रहन सहन का तरीका भी बढ़ता है। आप पहले देखते होंगे जो 4 व्हीलर है, जो कार्स हैं, बहुत कम घरों में मिलती थी। आजकल लगभग हर घर में एक कार होती है। इसका मतलब क्या है? हर इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हैज़ ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशंस इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आजकल ऐसी ऐसी तकनीक आ गई है जिससे जो जानवरों को पालना है वो और आसान हो गया है, जानवरों का रख रखाव का तरीका अच्छा हो गया है, जानवरों की साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है, ओके। तो ये सारी चीज़ों का भी आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब कैटल फार्मिंग की बात करते हैं। कैटल फार्मिंग में 2 जानवर पाले जाते हैं, गाय और भैंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों की गाय की कौन सी वैरायटी पाली जाती है और भैंस की कौन सी वैरायटी पाली जाती है। तो हमारे भारत में 2 तरह के कैटल होते हैं बच्चों। एक जिनसे हमको मिल्क मिलता है, जैसे गाय और भैंस। दूसरा जिनसे हम काम करवाते हैं, जैसे बैल और भैंसे, ओके। तो जो मेल बफेलो होता है उससे हम काम कराते हैं, और जो बैल होता है यानी बुल होता है या ऑक्स होता है उससे हम काम कराते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इंडियन कैटल है वो 2 स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। मतलब गाय की एक स्पीशी होती है जिसका नाम होता है बॉस इंडिकस, ये हमारे भारत में होती है। और बफेलो यानी भैंस की एक स्पीशीज़ होती है जिसको बोलते हैं बॉस ब्यूबेलिस, ठीक है। तो गाय और भैंसें क्यों पाली जाती हैं? टिलिंग के लिए, मतलब बैल पाले जाते हैं खेतों की खुदाई या जुताई के लिए, इरिगेशन के लिए, पानी डालने के लिए खेतों में, कार्टिंग के लिए, इसके लिए पाले जाते हैं, ठीक है। और गाय भैंस पाली जाती हैं किस लिए? गाय भैंस पाली जाती हैं दूध के लिए। बैल और भैंसें पाले जाते हैं बाकी खेत के काम करने के लिए, ठीक है। तो जो गाय और भैंस दूध देती हैं तो गाय और भैंस को बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, क्योंकि इनसे क्या मिलता है? मिल्क। तो ऐसे एनिमल्स जिनसे दूध मिलता है उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स।
और ऐसे एनिमल्स जिनसे काम कराया जाता है उनको बोलते हैं ड्राउट एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर ये गाय आपको दिख रही होंगी, ये इंडिया की ब्रीड है। ठीक है, इंडिया की कुछ ब्रीड्स के नाम मैंने ऊपर पढ़ दिए हैं और कुछ फॉरेन ब्रीड्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे जर्सी और ब्राउन स्विस। जर्सी गाय होती है और ब्राउन स्विस जो गाय होती है ये फॉरेन की है। ठीक है, कुछ ऐसे लोकल ब्रीड होती हैं जिनका लैक्टेशन पीरियड अच्छा होता है, मतलब जो लंबे समय तक दूध दे सकती हैं। तो उनका एग्जांपल है रेड सिंधी। रेड सिंधी जो गाय होती है वो लंबे समय तक दूध दे सकती है। साहिवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों गाय के रख रखाव की, मेंटेनेंस की। ठीक है, तो दूध देने वाली जो गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, उनको अलग टाइप का खाना खिलाया जाता है। जो काम करने वाले बैल होते हैं और भैंसें होते हैं, उन भैंसों को और बैलों को अलग खाना दिया जाता है। ठीक है, तो उनके काम के बेसिस पे उनको खाने की खुराक अलग अलग दी जाती है। ठीक है, अब गाय भैंसों का जो एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, बाड़े को साफ़ सुथरा रखना पड़ता है ताकि वहाँ पर किसी तरह की बीमारी ना फैले, गंदगी ना रहे। डेली गाय और भैंसों को साफ़ करना पड़ता है ताकि उनके शरीर में किसी भी तरह के पैरासाइट ना रहें। पैरासाइट मतलब क्या होते हैं? कीटाणु। ओके, अब पोल्ट्री फार्मिंग की बात करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं कुक्कुट पालन या फिर बत्तख या मुर्गियाँ वगैरह पालना। ठीक है, तो अंडे के लिए, मीट के लिए इनको पाला जाता है। ठीक है, कुछ फेमस ब्रीड है असील। असील हमारी इंडिया की ब्रीड है। इंडिया के मुर्गियों को बोलते हैं असील। फॉरेन की लेग हॉर्न वाइट कलर की मुर्गी होती है। ओके, इसको पाला जाता है, ये फॉरेन की ब्रीड है। आजकल बच्चों नई नई वैरायटीज़ आ गई हैं मुर्गे और मुर्गियों की, और इन वैरायटीज़ में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। जो चिक्स होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनकी क्वालिटी और उनका नंबर। फिर जो छोटे ब्रॉयलर पेरेंट होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तीसरा, उनमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि गर्मियों में वो मरे नहीं। ठीक है, ऐसे मुर्गी या मुर्गे लाए जाते हैं जो गर्मियों में मरते नहीं हैं। ठीक है, फिर उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते। ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल इम्प्लीमेंट की गई हैं। अब एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अंडे और जो चिकन है खाने वाले जो मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं उनका प्रोडक्शन यानी उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं वो विटामिन रिच फूड होते हैं, उसमें ढेर सारा विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक उनको इन सारी चीज़ों के लिए उनको अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अच्छे खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब उनको अच्छा खाना खिलाया जाएगा तब जा कर के वो चिकन अच्छे खासे मोटे ताज़े और अच्छी क्वालिटी के हो सकेंगे। ठीक है, फूड प्रोडक्शन सही रखा जाएगा पोल्ट्री बर्ड्स का, अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रखी जाएंगी, ये इम्पॉर्टेंट है, जिससे टेम्परेचर और दूसरी हेल्थ वगैरह की जो कंडीशन है वो अच्छी रखी जाए। ठीक है, द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट ब्रॉयलर्स की वो अंडे देने वाले मुर्गे मुर्गियों से अलग होती है। ठीक है, जो फूड रिक्वायरमेंट होती है जिसमें ढेर सारा फैट होता है और प्रोटीन होता है, फैट और प्रोटीन वाला खाना उनको खिलाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए और के का लेवल जो है वो हाई रखा जाता है। ठीक है, अब एक बात और मैं बता दूं बच्चों, जो ये मुर्गे मुर्गियां होते हैं इनमें बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन मुर्गे और मुर्गियों को बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या पैरासाइट से होने वाली बीमारियां ना हो। ठीक है, और उनको किसी भी तरह की खाने या पानी की कमी ना हो। इसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है मुर्गे और मुर्गियों की, सैनिटेशन करना पड़ता है, स्प्रेइंग करनी पड़ती है। ठीक है, स्प्रेइंग क्या स्प्रे किया जाता है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? डिसइंफेक्टेंट मतलब होते हैं ऐसे केमिकल जिससे मुर्गे और मुर्गियों में बीमारियां ना फैलें। ठीक है, अब फ़िश प्रोडक्शन की बात करते हैं। फ़िश मतलब होता है मछली, प्रोडक्शन मतलब होता है पैदा करना।
तो मछलियों को कैसे ग्रो किया जाता है, बड़े बड़े तालाब खुदवाए जाते हैं, उसमें जो खाने वाली मछलियां हैं उनको, ढेर सारी मछलियों को वहाँ पर पैदा किया जाता है और फिर बेचा जाता है खाने के लिए। फ़िश एक बहुत चीप सोर्स होता है प्रोटीन का, बहुत ही सस्ता सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का। फ़िश प्रोडक्शन में ट्रू फिश और शेल फिश आ जाती हैं। ट्रू फिश मतलब असली मछली, और शेल फिश मतलब जो कवच वाले केकड़े और लॉबस्टर वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं मछली को पालने के, एक नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब तालाब से, नदियों से, और दूसरा मछली पकड़ करके। ठीक है, दूसरा होता है जो तालाब वगैरह इंसान खोदता है मछलियों को पालने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल सोर्स में कैप्चर फिशिंग कहलाती है। कैप्चर फिशिंग मतलब नदियों से मछलियों को पकड़ा जाता है, समुद्रों से मछलियों को पकड़ा जाता है, इस तरह की फिशिंग को बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। कैप्चर मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, फ्रेश वाटर सोर्स जो होता है मछली का कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर सोर्स या सी वाटर होता है या फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, जैसे रिवर्स यानी नदियों में, पॉन्ड्स यानी तालाब में। ठीक है, तो फिशिंग दोनों तरीके से की जाती है, मछलियों को पकड़ के और मछलियों को ग्रो करके। ठीक है, अब मैराइन फिशरी क्या होती है? मैराइन फिशरी क्या होती है? मैराइन मतलब होता है समुद्र, फिशरी मतलब होता है मछलियों को पालना। तो इंडिया की जो मैराइन फिशरी है उसमें लगभग 7500 किलोमीटर का एरिया आ जाता है जिसमें मछलियों को ग्रो किया जाता है। 7500 किलोमीटर का एरिया कैसे आ जाता है? जो इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है, उस पूरी कोस्ट लाइन में मछलियों को पकड़ा जाता है समुद्र से, इंडियन ओशन से मछलियों को पकड़ा जाता है। जो इंडिया का ईस्ट पोर्शन है वहाँ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से मछलियों को पकड़ा जाता है, और जो वेस्ट पोर्शन है वहाँ अरेबियन सी है, वहाँ से मछलियों को पकड़ा जाता है। ओके, पॉपुलर मैराइन फिश, जो समुद्री मछलियाँ हैं उसमें से जो पॉपुलर मछलियाँ हैं जिनको बेचा जाता है, जिनको खाया जाता है, उनमें से कुछ नाम है प्रॉम्फेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डीन्स और बॉम्बे डक। तो ये कुछ मछलियाँ हैं जैसे प्रॉम्फेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डीन्स और बॉम्बे डक। इन मछलियों को पकड़ा जाता है और इन्हीं मछलियों को क्या किया जाता है? बेचा जाता है और खाया जाता है। मैराइन फिश यानी समुद्र में रहने वाली मछलियों को पकड़ा जाता है। समुद्र में रहने वाली मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है? जाल फेंक करके। ठीक है, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उन बोट्स में जाल होते हैं, उन जालों को फेंक करके समुद्री मछलियों को पकड़ा जाता है। ईल्ड्स इंक्रीज़ की जाती है उनकी। ओके, ईल्ड मतलब पैदावार इंक्रीज़ की जाती है बहुत बड़े बड़े फ़िश के स्कूल्स बना करके, मतलब ऐसे एरिया बना करके जहाँ पर मछलियों को डाला जाता है और मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। ठीक है, कुछ मैराइन फ़िश बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं, जैसे मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, शेल फिश, जैसे प्रॉन वगैरह, ये सब बहुत महंगी मछलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको दो प्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, ये शेल फिश कहलाते हैं। ठीक है, एक फ्रेश वाटर प्रॉन है और एक मैराइन वाटर प्रॉन है। ठीक है, एज मैराइन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लीटेड, जो मैराइन फिश होती है यानी समुद्री मछलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, वो डिप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे। द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाई सच कल्चर फिशरीज़, जिसको बोलते हैं मैरी कल्चर। मैरी कल्चर का मतलब होता है बड़े बड़े समुद्रों में मछली को पालना, कहलाता है मैरी कल्चर। बड़े बड़े समुद्रों में मछलियों को पालना कहलाता है मैरी कल्चर। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या होता है? जो क्लोज्ड एरिया होते हैं। क्लोज्ड मतलब जो बंधे हुए तालाब और नदियाँ होती हैं वहाँ मछलियों को जो पाला जाता है उसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं। इनलैंड का मतलब होता है ऐसी जगह पानी होना जहाँ पर कोई समुद्र ना हो, सिर्फ तालाब या नदियाँ हों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनलैंड फिशरी। कोई बड़ा सा तालाब हो, कोई नदी हो, उसको इनलैंड फिशरी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जहाँ पर बच्चों, जैसे बड़ी सी नदी है गंगा, गंगा बहुत बड़ी नदी है, नर्मदा बहुत बड़ी नदी है, ताप्ती बहुत बड़ी नदी है, तो ये सब नदियाँ जा कर के समुद्र से मिल जाती हैं। जैसे नर्मदा है वो अरेबियन सी से मिल जाती है गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी पे। ओके,
तो यहाँ पर नदी का जो मीठा पानी है वो मिल रहा है समुद्र के खारे पानी से। तो जब मीठा पानी और खारा पानी जिस जगह पर मिलता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज जहाँ पर सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं वहाँ पर एस्चुरी और लगून भी बनते हैं। तो एस्चुरी और लगून एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मछलियों को पाला जाता है। एस्चुरी क्या होती है बच्चों? एस्चुरी जब नदी जो है वो एक नदी अपना एक पोर्शन बना लेती है, साइड से काट करके उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, नदी की ब्रांच बोल सकते हैं उसको। और लगून भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मछलियों को पाल लिया जाता है। कभी कभी जो चावल या पैडी के जो खेत होते हैं उन खेतों में पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पर मछलियों के अंडों को डाल दिया जाता है और वहीं पर उसी खेत में मछलियों को बड़ा किया जाता है। तो चावल उगाने के साथ साथ मछली पालना भी दोनों साथ साथ में हो जाता है। चावल भी उगा लिया जाता है और मछली भी पाल ली जाती है। ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं यहाँ पर। ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेज़ में से 3 मछलियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हैं कतला, रोहू, ओके, और कॉमन कार्प्स। ठीक है। तो कतला जो मछली है, आप एक तालाब को इमेजिन करिएगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में कतला को पाला जाता है, यानी सरफेस पर पाला जाता है, क्योंकि कतला सरफेस पर ही घूमती रहती है। सरफेस पर पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं और जो फाइटोप्लैंक्टन है, लील वगैरह है, एल्गी है, ओके, उसको खाती है कतला। ओके, वो सरफेस पर ही रहती है, ऊपर ही सतह पर रहती है पानी में। पानी के बीच में रहती है कौन? रोहू। रोहू मछली पानी के बीच में पाई जाने वाली चीज़ों को खाती है। और एकदम नीचे पानी में, ज़मीन में, जो तालाब की ज़मीन होती है, वहाँ पर जो कॉमन कार्प है या मृगल, ये मछली रहती है। ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर कुछ मछलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर बनी हुई है ए में है कतला, बी में जो है वो है रोहू, सिल्वर कार्प, बी में है सिल्वर कार्प, सी में है रोहू, डी में है बच्चों ग्रास कार्प, ई में है मृगल और एफ में है कॉमन कार्प। ठीक है। तो ये कुछ मछलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं बच्चों। ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग को बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। तो जो मधुमक्खी होती हैं, जो बीज होती हैं, उनको पालने को बी कीपिंग बोलते हैं। और बी कीपिंग का दूसरा नाम होता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालने से बच्चों क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मधुमक्खी पालने से शहद मिलता है, सबसे पहले आपको पता है। शहद से भी ज़्यादा मिलता है वैक्स। वैक्स मतलब होता है मोम, जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है, वो वैक्स। ओके। तो हनी का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से किया जाता है। एक जो नेचुरल स्वीटनर होता है वो हनी होता है। बहुत इसके फ़ायदे भी होते हैं हनी के। ठीक है। कुछ हनी बीज की वैरायटी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे एपिस सेराना, जिसको बोलते हैं इंडियन बी, एपिस सेराना जिसको बोलते हैं इंडियन बी, एपिस डॉर्साटा उसको रॉक बी, एपिस फ्लोरियाई उसको लिटिल बी, इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा। ये सारी जो मधुमक्खियाँ हैं इनको पाला जाता है। ठीक है। तो ये सारी मधुमक्खियों को पाला जाता है किस लिए? शहद बनाने के लिए और वैक्स बनाने के लिए। ठीक है। मधुमक्खियों को उस एरिया में पाला जाता है जहाँ पर ढेर सारे फूल होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी फूलों से ही अपना शहद बना पाती हैं। जितने ज़्यादा फूल होंगे उतना ज़्यादा शहद मधुमक्खी इकट्ठा कर पाएंगी। ठीक है। तो एक अच्छे फूल के उनको खेत चाहिए या मैदान चाहिए। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में बच्चों जो भी डाउट आए, इस चैप्टर का रिवीजन आपका ख़त्म हो गया है। जिस भी लाइन में, जिस भी पैराग्राफ में जो भी डाउट आया आप मेरे से पूछिए। और बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि घर पर आप लोग रीडिंग और राइटिंग करते रहें। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं आती है वो 4 लाइन कॉपी ख़रीदें, उस पर प्रैक्टिस करना चालू करें। ओके, 4 लाइन कॉपी में प्रैक्टिस करना चालू करें। तो बच्चों मैं बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि घर पर पढ़ाई करते रहें
और जिस भी लाइन पर, जिस भी पैराग्राफ, जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आए मेरे से पूछते रहें। ओके, कैंपस ऐप में सारे लेक्चर डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जाइए, फ़ोन कर सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं। ओके, स्कूल पर फ़ोन कर सकते हैं। ओके, और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।